मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए कुछ सामयिक खबरों पर बातें करते हैं। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये खबरें इंपॉर्टेंट हैं और डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी हम लोग करें जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। और इसकी शुरुआत करते हैं फेंगल तूफान से। साइक्लोन फेंगल, अखबारों में आप इसके बारे में जरूर पढ़ रहे होंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा आप दुरुस्त करें। जैसे होता क्या है कि अखबार में आपने पढ़ लिया, ठीक है फेंगल तूफान है और यहां उठा और बात खत्म हो गई। आपको चाहिए यह कि जब फेंगल तूफान के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो ये जो साइक्लोन है ये आते कैसे हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ी सी जानकारी ले लें। और यदि पहले से जानकारी है तब तो कोई बात नहीं, फिर तो आपके दिमाग में खुद ही ये बातें उभर जाएंगी कि साइक्लोन क्या होता है, क्यों आते हैं, कब आते हैं, अपने आप उभर जाएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर देखिए, इस तूफान का नाम है फेंगल। तो ये फेंगल क्या है, चलिए हम छोड़ते हैं फेंगल क्या है, परीक्षा में सीधे सीधे नहीं आएगा। लेकिन फेंगल एक नाम तो है। देखिए कितने सारे तूफान आते रहते हैं, तो उन तूफानों को पहचाना कैसे जाएगा, उनका नामकरण तो करना जरूरी है। तो आपको थोड़ा ये भी जान लेना चाहिए कि ये जो साइक्लोन आते हैं इनके नामकरण कैसे किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5-6 साल पहले मुख्य परीक्षा में बाकायदे एक प्रश्न आया था तूफानों के नामकरण करने की पद्धति के ऊपर। हो सकता है फिर आ जाए क्योंकि ये बात 6 साल पुरानी हो गई। तो नामकरण कैसे किया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके बाद फिर जहां जहां भी ये तूफान पहुंचा है, आपको चाहिए कि आप नक्शे पर उस पूरे लोकेशन को देख लें। देखिए सामान्य तौर पर तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ये तूफान आया, तमिलनाडु में इसने बहुत ज्यादा जो भी कह लीजिए कि हाहाकार मचाया, बाढ़ सी आ गई, लोग थोड़े से फंसे भी, कुछ डेथ भी हुई, पांडिचेरी में स्कूल बंद कर दिए गए, केरल पर भी इसका असर हुआ। ये हमने अखबारों में पढ़ लिया और हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण था तो अखबारों ने इतना ही लिखा। लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको चाहिए कि आप इसकी पूरी की पूरी जर्नी को एक बार देख लें। इससे मैप भी रिवाइज हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जब आप फेंगल के बारे में पढ़ेंगे या अखबार में पढ़ने के बाद जब आप मैप पर उसे जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो ओरिजिनेशन हुआ, जहां से ये तूफान उठा, सुमात्रा इंडोनेशिया से, वहां से ये चला और इसके बाद श्रीलंका होते हुए हमारे यहां पहुंच गया। और यदि श्रीलंका होते हुए हमारे यहां पहुंचा तो जाहिर है कि ये दक्षिण भारत में पहुंचा। देखिए अभी मैंने कुछ स्थानों के नाम लिए कि चेन्नई बकायदे इससे प्रभावित हुआ, पांडिचेरी में स्कूल बंद हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि इस तूफान का जो प्रभाव रहा है वो किस समुद्री तट पर रहा है। तो बिल्कुल आपको तुरंत पता लग जाएगा कि पूर्वी समुद्री तट पर इसका प्रभाव रहा है। ये सब पूर्वी तट है और अगर पूर्वी समुद्री तट पर इसका प्रभाव रहा है तो ये किस महासागर में उठा या किस खाड़ी में उठा या किस सागर में उठा। जैसे मैंने कहा कि सुमात्रा इंडोनेशिया, इसका मतलब यह हुआ कि जो हिंद महासागर है और हिंद महासागर का भी दक्षिण हिंद महासागर, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ और वहां से ओरिजिनेट होकर के वो हमारे यहां पहुंचा और हमारे यहां पहुंचकर इसने यदि पूर्वी तट पर कार्रवाई की है तो सीधी सी बात है कि ये बंगाल की खाड़ी होगा। और आप देखिए कि जब आप ये खबर पढ़ रहे हैं तो ये ऊपर बंगाल तक नहीं गया है। ऐसा नहीं कि इसकी तबाही या आंध्र प्रदेश से ऊपर फिर बंगाल तक गई हो, नीचे ही रह गया है, यानी कि पांडिचेरी तक ही सीमित रहा है। इसका मतलब है कि अगर एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी के किस एरिया तक रहा तो फिर आपका जवाब होना चाहिए साउथ वेस्ट, बस थोड़े से हिस्से तक ही इसका प्रभाव रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसकी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो दूसरे टॉपिक हैं वे भी अपने आप रिवाइज हो जाते हैं। सऊदी अरब ने इसका नाम रखा है फेंगल। दोस्तों जो दूसरी छोटी सी खबर है, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, वो गिनी को लेकर है। गिनी जिसका पहले नाम था फ्रेंच गिनी, ये बहुत ही छोटा सा देश है, लगभग 1.5 करोड़ की आबादी का देश है, पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप का देश है गिनी। वहां फुटबॉल मैच चल रहा था और फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। 2 गुटों में झड़प हो गई और वो झड़प जो है ना लड़ाई में बदल गई और स्टेडियम में जब अफरा तफरी मची और झगड़े बढ़े तो अभी तक की खबर के अनुसार इसमें 56 लोगों की मृत्यु हुई है
और लगभग 100 लोग घायल हो गए। चूंकि थोड़ी सी अलग तरह की घटना है ये, और सिविल सर्विस परीक्षा में इस तरह की घटनाओं पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले लगभग 3-1 साल से, तो मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ी सी बात करनी है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में पूछ लिया जाए और आप फिर फंस जाएं कि अरे ये तो हमने पढ़ा नहीं, जाना नहीं। चूंकि ये थोड़ी सी अलग तरह की घटना है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा यहाँ की है। फ्रेंड्स, कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था और उसके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, और वह है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन नेशन ON, वन सब्सक्रिप्शन OS, ONOS। ये क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। वन नेशन, देश तो एक है, ठीक है, भारत एक देश है। वन सब्सक्रिप्शन यानी कि यह एक ऐसी योजना है कि यदि आप एक बार किसी एक पॉइंट पर किसी को सब्सक्राइब कर लेते हैं, यानी कि पैसे देकर के उसके सदस्य बन जाते हैं, तो फिर आप उससे संबंधित जितने भी मैगजीन हैं, जो जो भी चीजें हैं, वे सब प्राप्त कर सकते हैं। उन सब तक आपकी पहुंच हो जाएगी, फिर चाहे आप पूरे देश में कहीं भी क्यों न रहें। तो इस सब्सक्रिप्शन का संबंध है किससे? इस सब्सक्रिप्शन का संबंध है विश्व स्तर पर प्रकाशित होने वाले लगभग 13,000 से अधिक ई जर्नल से, यानी कि ई पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जो ज्यादातर साइंस वगैरह से संबंधित पत्रिकाएं होती हैं। आपने उसे सब्सक्राइब कर लिया, तो सब्सक्राइब करने के बाद आप किसी भी पत्रिका को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, और वही 13,000 पत्रिकाओं तक आपकी पहुंच बन जाएगी। तो आप कल्पना करके देखिए कि जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर प्रोफेसर्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए यह योजना कितनी ज्यादा लाभदायक होगी और उनकी पहुंच कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की यह जो पहल है वो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में, और जो हमारा शोध है, शोध कार्य है, वो शहरी से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक के युवाओं तक पहुंचा देने में कितना बड़ा रोल प्ले करेगी? दोस्तों, 1 जनवरी से यह योजना शुरू हो जाएगी। अगली खबर है बाल विवाह मुक्ति अभियान से। भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर दी है। बाल विवाह मुक्त भारत यानी कि एक ऐसा देश, एक ऐसा भारत जहां बाल विवाह बिल्कुल समाप्त से हो जाएंगे, और जो लक्ष्य रखा गया है वो ये है कि 2029 तक, यानी कि आने वाले 5 सालों तक बाल विवाह की दर 5% से नीचे ले आएंगे। और आपको जानकर शायद थोड़ा सा आश्चर्य हो, और हो सकता है कि विश्वास भी न हो, कि अभी हमारे यहाँ बाल विवाह की जो दर है वो लगभग 20% है। यानी कि 5 लड़कियों में से 1 लड़की का विवाह बाल उम्र में होता है। और बाल उम्र कहने का क्या अर्थ है कि 18 साल से कम उम्र की जब लड़की रहती है तभी उसका विवाह कर दिया जाता है। आपको जानना चाहिए कि कौन से ऐसे राज्य हैं, जनरल स्टडीज की दृष्टि से ही, जहां यह प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। इनमें जो कुछ राज्य हैं उनके नाम आप ध्यान से सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। इन राज्यों में यह प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित है, और हमारे पूरे देश में लगभग 300 ऐसे जिले हैं जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। दोस्तों, बाल विवाह के कारण किस किस तरह की परेशानियां होती हैं, इसके बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बारे में आपने इससे पहले भी कहीं ना कहीं कुछ जरूर पढ़ा होगा, समझा भी होगा। खासकर इस अभियान में किया क्या जाना है, इस पर मैं अब थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए बाकायदे एक पोर्टल तैयार किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत नाम का ये पोर्टल है। इस पोर्टल के जरिए बाल विवाह के विरोध में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा कि बाल विवाह करने से किस किस तरह की परेशानियां होती हैं, और अगर किसी का बाल विवाह कराया जा रहा हो तो बाकायदे यहाँ
शिकायत भी दर्ज कराई जा सकेगी और बकायदे इस पोर्टल के जरिए जो भी कार्य की प्रगति होगी उस पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और चूंकि समाज से जुड़ा हुआ ये मामला है, सोशियोलॉजी का टॉपिक है और बहुत ही व्यावहारिक है, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर है, इसलिए आप मान करके चले कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी यह टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और शायद आपकी जानकारी में होगा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और साथ ही साथ यह मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। तो फ्रेंड्स, आज की खबरों के बारे में बस इतना ही और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।